Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I'm going to discuss a very important topic which is related to UGC NET exam, especially code 55, that is UGC NET HRM or labor welfare or personal management. So the topic which I'm going to discuss today is the second part of Industrial Employment Standing Orders Act. सो गाइस ये जो वीडियो है, ये जो मेरी पहली वीडियो आई थी अभी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के ऊपर, उसका पार्ट 2 है। क्योंकि मैंने ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा था, तो इसलिए ये जो लेंदी टॉपिक को मैंने सोचा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। तो पार्ट 1 में आई हैव डिस्कस्ड ऑल द सब्जेक्ट मैटर्स, ऑल द प्रोविजंस ऑल एंड एवरी रूल्स जो कि इसके अंदर आते हैं। एंड पार्ट 2 में मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर डिफरेंट जो कि इसके अंदर आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर डिस्कस कर दूँ पार्ट 1 में, उसके बाद मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को पार्ट 2 में डिस्कस करूँ, एज इट इज़ वेरी न्यू एंड ये अभी के अभी सिलेबस में ऐड हुआ है UGC नेट में। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, like and comment as well. So let's get started. सबसे पहले कंटेंट्स डिस्कस कर लेती हूँ। कंटेंट्स के अंदर मैं मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के सारे ऑर्डर्स डिस्कस करने वाली हूँ, सारे रूल्स एंड प्रोविजंस डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अंदर आता है सर्विस रिकॉर्ड, कन्फर्मेशन, एज रिटायरमेंट, ट्रांसफर, मेडिकल एड इन केस ऑफ एक्सीडेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, सीक्रेसी एंड एक्सक्लूसिव सर्विस। तो सबसे पहले जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो जितने भी एडिशनल आइटम्स हैं उन पे जो एप्लीकेबल होता है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसका क्या मतलब है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर जो एडिशनल आइटम्स एप्लीकेबल होते हैं, वो जो उसके ऊपर जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स बने हैं उसे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड क्या होता है कि एक अगर एम्प्लॉय किसी इस्टेब्लिशमेंट में या फिर किसी भी फर्म में काम करता है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है। तो मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द सर्विस कार्ड, टोकन टिकट, सर्टिफिकेशन ऑफ सर्विस, चेंज ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस एंड एज के रिकॉर्ड करना, ये सब आता है सर्विस रिकॉर्ड में। सर्विस मेंटेनेंस में एक सर्विस का रजिस्टर बना होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर बहुत सब पॉइंट्स भी मैंने डिस्कस किए हैं। जैसे कि पहला हो गया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सर्विस कार्ड। तो एवरी फर्म हैज़ टू मेंटेन अ सर्विस कार्ड। अभी सर्विस कार्ड क्या होता है, एक वर्कमैन अगर एक कंपनी में काम कर रहा है तो उसको उसके बदले एक सर्विस कार्ड दिया जाता है। जैसे कि अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो वी यूज टू हैव ID कार्ड्स और वी कैन से आइडेंटिटी कार्ड्स। तो वैसे ही वर्कमैन को वो मिलते हैं जिस पे उसको एक नॉलेज होती है कि उस पर ड्यूली अटेस्टेड होता है कि हाँ ये यहीं एम्प्लॉयड है, इसी फर्म में काम करता है, और वो ऑफिसर उसे ड्यूली अटेस्ट कर देता है कार्ड को। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस। एवरी वर्कमैन विच इज़ इंटाइटल्ड टू गेट अ सर्विस सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ वर्क एंड द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि जब अगर कोई काम कर रहा होता है किसी इस्टेब्लिशमेंट में तो उसको एक सर्विस सर्टिफिकेट मिलता है जिसके अंदर उसका वर्क का नेचर लिखा होता है कि वो करता क्या है, किस टाइप का काम करता है, कितनी दिनों के लिए काम कर रहा है, और उसका रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन पीरियड कब आएगा। उसके बाद आता है रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ वर्कमैन। एक वर्कमैन को अपने एम्प्लॉयर को इमीडिएटली बताना चाहिए कि उसकी रेजिडेंशियल चेंज, अगर एड्रेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिस वक्त वो यहाँ एम्प्लॉय हुआ था उस वक्त जो उसने एड्रेस लिखवाया था और अब जो एड्रेस है, अगर कभी भी ऐसा आता है कि कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको इमीडिएटली विद इफेक्ट बताना चाहिए एम्प्लॉयर को कि हाँ मेरे एड्रेस में कुछ चेंजेस आए हैं, और वो उसको बिल्कुल इंटीमेट करना चाहिए। नहीं तो जो लास्ट नोन एड्रेस होगा एम्प्लॉयर के पास वही एड्रेस माना जाएगा उसका रेजिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद आता है रिकॉर्ड ऑफ एज। एवरी वर्कमैन हैज़ टू इंडिकेट देयर डेट ऑफ बर्थ टू द एम्प्लॉयर, और जब वो एंटर करता है सर्विस में, अपना काम शुरू करता है, तो उसको ये इंटाइटल है कि वो अपने डेट ऑफ बर्थ एम्प्लॉयर को एज दिस बताए। तो ये आता है सर्विस रिकॉर्ड में। सेकेंड आपका मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर आता है कन्फर्मेशन। Employer shall in accordance with terms and conditions stipulated in the letter of appointment confirm that this person is working। अब इसमें क्या होता है कि एक कॉन्फर्मेशन लेटर दिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कि हाँ एक एलिजिबल है ये वर्कमैन हमारे यहाँ काम करने के लिए, और इसको इस पोस्ट के लिए लिख रखा है, इस पोजीशन के लिए रखा है, और उसको एक लेटर ऑफ कन्फर्मेशन इशू करता है। जब भी वर्कमैन कन्फर्म करता है तो उसके अंदर एक एंट्री की जाती है कन्फर्मेशन की कि इसकी तरफ से भी, और वो जो कन्फर्मेशन की एंट्री की जाती है सर्विस कार्ड के थ्रू, उसको 30 डेज के अंदर कंफर्मेशन के क्या कहते हैं देना पड़ता है,
जैसे कि इसमें लिखा है whenever a workman is confirmed and entry with regard to confirmation is made in his service card, उसके सर्विस कार्ड में एक एंट्री कर दी जाती है कि उसने कंफर्मेशन दे दिया है। और ये कंफर्मेशन कब दी जाती है? जब वो कंफर्मेशन लेटर एम्प्लॉयर की तरफ से जाता है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज। ठीक है। उसके बाद आता है एज रिटायरमेंट। एज रिटायरमेंट, द एज ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन शैल बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन अंडर एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के थ्रू वर्कमैन और एम्प्लॉय के थ्रू ये डिसाइड होना चाहिए कि एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है और क्या सेटल और ये क्या स्पेसिफाई करा गया, क्या अवार्ड दिया जाएगा, क्या सेटलमेंट होगा रिटायरमेंट के बाद, और जिसमें दोनों बाइंडिंग होंगे उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एम्प्लॉयर को भी बाइंड होना पड़ेगा और एम्प्लॉय को भी होना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई भी एग्रीड एज नहीं है रिटायरमेंट की या सुपर एनुएशन की, तो 24 ईयर्स ऑफ एज को कंप्लीशन के बाद ही रिटायरमेंट एज उस वर्कमैन की मानी जाएगी। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, ट्रांसफर। अ वर्कमैन में बी ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसीज ऑफ वर्क फ्रॉम वन शॉप टू डिपार्टमेंट और फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। अब एज पर द कंडीशन, एज पर द डिमांड, एक वर्कमैन को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक शॉप से दूसरी शॉप, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसफ़र किया जाता है अगर अंडर द सेम एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर सेम रहेगा, बस डिपार्टमेंट और स्टेशन और जो भी है वो चेंज हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेजेस, ग्रेड, कंटिन्यूटी आर नॉट अफेक्टेड। वेज अफेक्ट नहीं हो रही है, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अफेक्ट नहीं हो रही है, और जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं जो कि वर्कमैन को अफेक्ट करते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे हैं ट्रांसफ़र से, तभी ट्रांसफ़र किया जाएगा। मेडिकल एड इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर कोई क्या होता है कि काम करते वक्त या कुछ भी अगर वो एम्प्लॉयड है तो वर्कमैन को मीट कर जाता है किसी एक्सीडेंट से दैट अराइजेज इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जब वो काम कर रहा था, एम्प्लॉयड था यहाँ पर, तब होता है, तो एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉय के पैसे दे एंड उसको सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट्स करवाए, इमीडिएट और नेसेसरी मेडिकल एड पहुंचाए इंजर्ड वर्कमैन को और अरेंज करे उसके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए डॉक्टर होना, इफ़ कंसीडर्ड, तो डॉक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है उस केस में अगर एक्सीडेंट वहीं होता है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है सिक्स्थ, मेडिकल एग्जामिनेशन। वेर एवर द रिक्रूटमेंट रूल स्पेसिफाई मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ वर्कमैन ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट, द एम्प्लॉयर शैल एट द एम्प्लॉयर्स एक्सपेंस मेक अरेंजमेंट्स। अब क्या होता है कि जब रिक्रूटमेंट के रूल्स में ये स्पेसिफाइड है कि जब किसी एम्प्लॉई का नया रिक्रूटमेंट होता है तो एम्प्लॉयर के एक्सपेंस पर ही एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो अगर चाहता है तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ही अरेंजमेंट्स बना ले और अपने एक्सपेंस पर मेडिकल एग्जामिनेशन करा ले मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू, क्योंकि उसको देखना है कि मेडिकली अ पर्सन इज़ फिट टू डू दिस टाइप ऑफ जॉब, दिस टाइप अलग अलग नेचर के जॉब्स होते हैं, तो उसके लिए वो फिजिकली फिट है कि नहीं, तो वो अपने एक्सपेंसेस पे एम्प्लॉयर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। उसके बाद आता है सेवन्थ पॉइंट, सीक्रेसी। नो वर्कमैन शेल मेंटेन, कोई भी ऐसा वर्कमैन, वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऐसा कोई पेपर, कोई बुक, कोई ड्राइंग, फोटोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेटर्स, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी अदर प्रॉपर्टी जो कि वर्क प्रेमाइसिस की है या फिर उसके जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है वहाँ की है, कोई उसी कंपनी की है, उसी इस्टेब्लिशमेंट की है, बिना रिटन परमिशन के अपने सुपरवाइजर से या अपने सुपीरियर के उसको बाहर वर्क प्रेमाइसिस के लेकर नहीं जाएगा। नॉर शैल ही इन एनी वे पास और कॉज टू बी पास्ड और डिस्क्लोज, ना ही वो कोई भी ऐसी कोशिश करेगा कोई भी डिस्क्लोज करने की इंफॉर्मेशन या पास करने की एक दूसरे को जो कि कंसर्न करती है उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड, या फिर उनके ट्रेड सीक्रेट्स हैं, या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है कॉन्फिडेंशियल जो उस इस्टेब्लिशमेंट का है, तो वो कोई भी किसी अनऑथराइज पर्सन को हैंड ओवर नहीं करेंगे या फिर उसको कुछ बताएंगे नहीं जब तक उनको रिटन परमिशन नहीं दी गई है एम्प्लॉयर के थ्रू। ठीक है, तो ये भी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में आता है अंडर सीक्रेसी। एट्थ आता है एक्सक्लूसिव सर्विस। एक्सक्लूसिव सर्विस क्या होता है? वर्कमैन शैल नॉट एट एनी टाइम work against the interest of the industrial establishment in which he is employed and shall not take any employment in addition। अब इसमें क्या होता है कि एक एक्सक्लूसिव सर्विस हो जाती है कि अगर ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर उसके पास अपना काम करते वक्त टाइम बच रहा है तो उस केस में वो एम्प्लॉयर के कंसेंट के बिना एक्सक्लूसिव सर्विस कर रहा है, अलग से कहीं एम्प्लॉय होकर कर रहा है इन एडिशन उसकी अभी की करंट जॉब से, और जो कि उसको एडवर्सली उसकी अभी करंट जॉब को अफेक्ट भी कर रही है, एम्प्लॉयर को अफेक्ट भी कर रही है, और वो एम्प्लॉयर को बिना बताए दूसरी जॉब भी कर रहा है, दूसरे एडिशनल काम भी कर रहा है, तो वो एक्सक्लूसिव सर्विस नहीं चलेगी। अभी ये चीज़ रूल्स में प्रोविजंस में लिखी गई है मॉडल। ठीक है, तो ये हमारे 8 रूल्स एंड प्रोविजंस है जो कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर आते हैं, जो कि एडिशनल आइटम्स जो एप्लीकेबल हैं इंडस्ट्रीज़ पर उसके ऊपर ये थी।
तो गाइज़ थैंक यू सो मच, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। ये बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो थी जिसके अंदर मैंने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स डिस्कस किया है। तो ये इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की सेकंड पार्ट थी, पार्ट 2 थी। तो आई होप गाइज़ आपको पसंद आया हो। मैं और भी ऐसे एक्ट्स और प्रोविजंस को लेके, वो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ आती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग इट, कीप मोटिवेटिंग। थैंक